हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डी क्लासेस में। तो बच्चों पहले तो हम अपने इस चैनल का इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दो ऑल पर प्रेस। तो चलते हैं, आज हमारा भौतिक विज्ञान में फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में आज हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र अध्याय 1 है भौतिक विज्ञान का, विद्युत क्षेत्र। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इनसाइड द चैप्टर्स, पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना आवेश के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ना है हमें, आवेश क्या होता है इसके बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, कूलाम का नियम पढ़ना है, और हमें बल युग्म आघूर्ण पढ़ना है। और इसके अंदर हमें पाठ्य में निहित कुछ प्रश्न उत्तर भी पढ़ने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो चलते हैं, आज हमारा फर्स्ट सेशन में विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो इस चैप्टर की हम भूमिका पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इसमें है कि एक थेल्स वैज्ञानिक थे जो कि ग्रीक के थे। तो उन्होंने जब ग्रीक के थे, एम्बर जानते हो क्या होता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। एम्बर देखो, एक पीले रंग का रेजिन पदार्थ होता है, ठीक है। ये पीले रंग का रेजिन पदार्थ होता है जो कि बाल्टिका सागर के पास पाया जाता था, ठीक है। तो जो ग्रीक थे, मतलब ग्रीक के निवासी जो वहाँ के वैज्ञानिक थे थेल्स, तो उन्होंने देखा कि जो ये एम्बर था, जब ऊन से रगड़ा जाता था तो ना, मतलब एम्बर जब ऊन से रगड़ा जाता था तो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों को क्या अपनी ओर आकर्षित करता था। हमने भी कभी देखा है, आपने बचपन में कभी तो किया ही होगा कि या कंघी ले लो या फिर पेन ही ले लो। तो बचपन में सब देखे, बचपन में अभी भी आप कर सकते हो, अपने बाल से रगड़ो। जब इसे आप बाल से रगड़ोगे तो जब छोटे छोटे कागज़ के पास जब इसे लेकर जाओगे तो छोटे छोटे कागज़ या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो इस देखो मार्कर पर धीरे धीरे चिपकने लगेंगे, ठीक है। मार्कर की तरफ आने लगेंगे। जब चिपकने लगेंगे मतलब क्या कर रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्या होता है, इसमें कौन सा गुण आ गया? तो ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, इसी के बारे में थेल्स ने बताया। तो ठीक है, इसे कहते हैं विद्युत आवेश या विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश क्या होता है कि समझ लो कि जब हमने इसे बालों से रगड़ा, मान लो इस मार्कर को बाल से रगड़ा हमें, तो जब हमने इसमें रगड़ा और फिर इसके पास लेकर गए तो क्या करने लगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो अब इसमें बताओ, इसमें मतलब कुछ तो हुआ होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, ठीक है। इसी गुण को जो ये आकर्षित कर रहा है, इसी गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी कि विद्युत आवेश देखो होता क्या है, आप तो चाहे तो ये भी लिख सकते हो विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश में चाहे तो आप इसकी ये भी परिभाषा लिख सकते हो कि विद्युत आवेश, अभी हमने बताया कि जब कंघी या किसी भी प्लास्टिक की स्केल, जब कंघी या प्लास्टिक की स्केल को बालों से रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े इस स्केल या फिर जो भी आपके पास है उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। चाहे तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप इसे ए भी लिख सकते हो, पदार्थ का वह गुण, ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिससे कि वह क्या हो जाता है, जिससे कि उसमें पहले देखो आकर्षित करने लगा तो उसमें कौन सा गुण आ गया? चुंबकीय गुण। और विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पदार्थ का वह गुण जिससे कि उसमें चुंबकीय गुण एवं विद्युतीय गुण आ जाता है। विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, ठीक है। मतलब पदार्थ का वह गुण जिससे कि उसमें चुंबकीय या विद्युतीय गुण आ जाता है। देख लो, अभी हमने रखा तो क्या किया, इसको आकर्षित करने लगा, चुंबक का गुण इसमें आ गया कि नहीं, और विद्युत का भी गुण आ जाएगा क्योंकि उसके चारों तरफ एक मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगा, इसलिए उसमें विद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा। तो पदार्थ का वह गुण जिससे कि उसमें चुंबकीय गुण एवं विद्युतीय गुण आ जाता है, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। चाहे तो आप इसका एक उदाहरण भी लिख सकते हो। उदाहरण में आप लिख सकते हो कि जब एम्बर को
ऊन से या फिर रेशम से रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। चाहे आप इसे ए लिख सकते हो या फिर आप इसे लिख सकते हो, जब स्केल को बालों से रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो क्या करने लगता है, पार्टिकल्स को क्या करने लगता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो आप इसमें उदाहरण ए लिख सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो विद्युत आवेश। अब देखो विद्युत आवेश एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने मतलब इसको देखा तो उन्होंने क्या किया कि पहले देखो प्लास्टिक की एक छड़ लिया, उसे ना बिल्ली की मतलब कैट स्किन यानी बिल्ली की जो चमड़ी होती है उससे रगड़ा। तो जब उन्होंने बिल्ली की चमड़ी से रगड़ा तो देखा कि बिल्ली को चमड़ी से रगड़ा तो जो हुआ प्लास्टिक का छड़ क्या हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक रेशम को लिया और फिर उसको प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा। ठीक है, तो वो भी आवेशित हो गया। जब उस दोनों छड़ को आपस में पास लेके गया तो क्या करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग आवेश हैं, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, इन्होंने जो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन 1715 में इन्होंने दिया था। ठीक है, कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, इन्होंने कहा था कि आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश या इसे आप धनावेश भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा हो गया ऋण आवेश या फिर ऋण आवेश। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे 1750 में उन्होंने बोला कि जो होता है आवेश जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। इन्होंने किसने बोला था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। तो देखो धन आवेश और ऋण आवेश क्या होगा, देखो धन आवेश की मतलब कि उससे चार्जेस निकल गए। ठीक है, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गए। और ऋण आवेश मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए। मान लो कि हमने कैट स्किन यानी कि बिल्ली की चमड़ी को जब हम प्लास्टिक की छड़ से जब रगड़े तो क्या हुआ कि जो बिल्ली की मान लो ये स्किन है, ठीक है, प्लास्टिक की छड़ है, जब हमने इसको रगड़ा तो इससे क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गए। तो ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और जिस पर गए उस पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया, 1750 में दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो आप जान लो सजातीय आवेश क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है। सजातीय, ठीक है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर। सजातीय, देखो सजातीय आवेश क्या होता है, सजातीय आवेश यानी कि दोनों आवेश एक जैसे हों, या तो एक प्लस हो तो दूसरा भी क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर एक माइनस हो तो दूसरा भी माइनस ही होगा। ऐसा नहीं कि एक प्लस एक माइनस, ऐसा नहीं, दोनों आवेश समान हो। जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सजातीय आवेश में क्या लिख सकते हैं, जब लिख लो इसमें, सजातीय आवेश क्या होता है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो लिख लो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और सजाती हो गया। अब एक होता है विजाती, ठीक है, विजातीय आवेश। अब देखो विजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश में दो अलग अलग होते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो क्या करते हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश होते हैं, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो लिख लो विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ठीक है, हो गया। सजाती समझ में आ गया आपको। विजाती समान प्रकृति के, यानी कि एक प्लस होगा तो एक प्लस होगा।
अगर दूसरा भी माइनस होगा तो दूसरा इस पे भी माइनस ही चार्ज होना चाहिए, ठीक है, तभी तो समान प्रकृति के आवेश होंगे, यानी सजातीय आवेश होंगे। विजातीय आवेश एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए, तभी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दूसरा प्लस तो एक माइनस होना चाहिए, समझ गए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो इसे हम मिटा देते हैं। विद्युत आवेश, ठीक है, समझ में आ गया विद्युत आवेश क्या होता है। तो ठीक है, देख लेते हैं अगली टॉपिक क्या है आपकी। ठीक है, चालक क्या होता है। तो देखो, चालक को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मतलब धारा का प्रवाह किस में होता है। देखो, धारा को प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सक्रिय है तभी धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं चालक के बारे में, ठीक है। चालक क्या होता है, ठीक है, चालक, ठीक है। चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें क्या हो, आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता से हो जाए। कि मतलब इलेक्ट्रॉन समझ लो कि अगर ये चालक है तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे हैं तो दूर कहीं यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हो सकता है कुछ कम आए, अगर समझ लो यहाँ से 10 है तो यहाँ पर हो सकता है कुछ कम आ जाए, यहाँ पर 9 पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर हमने आवेश 10 कूलाम प्रवाहित किया तो हो सकता है यहाँ पर 9 कूलाम पहुँचे, लेकिन पहुँचेगा जरूर, ठीक है। उसे ही हम चालक कहते हैं, ठीक है। तो चालक क्या होता है, जिनमें आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता से हो जाए। तो आप लिख लो, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो, ठीक है। ठीक है, चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो आगे आप लिख लेना, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो देखो, चालक की कुछ हमारे आसपास देखे होंगे कि एल्युमिनियम, देखे होंगे आपके घर में तांबा का एल्युमिनियम का जो तार लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ से जब धारा चलती है तो आपके घर तक आती है ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का उसमें प्रवाह हुआ, तो चालक क्या कहलाते हैं। जैसे मैं आप इसका कोई उदाहरण लिख लो, कौन कौन से हैं, कोई भी धातु, ठीक है। पहला लिख लो धातुएं, यहाँ पर लोहा हो सकता है, चांदी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। उदाहरण के लिए धातुएं। देखो, क्षार भी क्या होता है, चालक होता है। अम्ल भी क्या होता है, चालक होता है, आदि। अब देखिए, धातुएं की जगह अगर धातुएं नहीं लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, जो भी आपको याद है, चांदी, सोना, क्षार, अम्ल आदि। इन सब में क्या होता है, ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। और देखो, विद्युत रोधी या अचालक जिसे बोलते हैं, अचालक, इसे देखो विद्युत रोधी भी बोलते हैं, विद्युत रोधी। अब इसका नाम विद्युत रोधी क्यों पड़ा, ठीक है। ये क्या करता है, विद्युत को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। ये प्रवाहित ही नहीं होने देगा। समझ लो कि आपने कोई अचालक है, यहाँ से आपने 10 कूलाम इलेक्ट्रॉन या 10 जो भी है आवेश आपने प्रवाहित किया, और वो यहाँ तक आएगा ही नहीं, यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी ये क्या होते हैं, आवेश का प्रवाह इनमें होता ही नहीं। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो, और इनमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता या आवेश का प्रवाह नहीं होता। लिख लो, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता, क्या कहलाते हैं, अचालक या विद्युत रोधी, ठीक है। तो विद्युत रोधी का कोई एक उदाहरण बताओ। उदाहरण देखो, प्लास्टिक देखो विद्युत रोधी होता है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया। अब देखो, प्लास्टिक हो गया, और हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि सूखी लकड़ी। देखो, सूखी लकड़ी में क्या होता है, जो उसकी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए वो भी क्या होता है, अचालक होता है। सूखी लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी आदि, ये सब क्या होते हैं, अचालक या विद्युत रोधी होते हैं। एक होता है अर्धचालक, ठीक है, एक होता है अर्धचालक।
अब देखो ये अर्धचालक क्या होता है, देखो अर्धचालक ये होता है अचालक ही, लेकिन इसमें कुछ और पदार्थ मिला देंगे, अपद्रव्य कुछ और मिला देंगे तो क्या करने लगते हैं, विद्युत का प्रवाही मतलब विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं। जैसे कि जर्मेनियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। ठीक है, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर आवेश का प्रवाह करते हैं। ठीक है, कुछ अपद्रव्य वैसे तो नहीं करते, लेकिन कुछ अपद्रव्य मिला देने पर ये भी आवेश का प्रवाह करने लगते हैं। इसे हो गया सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन उदाहरण में आप लिख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, अब्रक भी होता है आदि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखो सिलिकॉन जो ये होता है, ये क्या होता है कि इस सूर्य के प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है, सिलिकॉन, इसे याद रखना। ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। एक बात बताओ, आपको पता है अस्थाई आवेश और गतिमान आवेश? नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, समझ लो। यदि अगर आवेश समझो, अगर कोई आवेश है, मान लो यही आवेश है, ठीक है, अगर ये अस्थाई हो तो इसमें बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र होगा। अगर एक ही जगह पे हो तो ये बस इलेक्ट्रिक क्षेत्र होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र इसमें उपस्थित होगा, यानी कि इसमें बस केवल और केवल विद्युतीय गुण ही होगा। ठीक है, अगर ये स्थिर हो, अगर गतिमान हुआ आवेश, अगर समझ लो कोई आवेश है, यही आवेश है, ठीक है, अगर ये गतिमान है तो इसमें विद्युतीय गुण भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय गुण भी होगा। ठीक है, अगर गतिमान है तो विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों होगा। अगर स्थिर है तो बस केवल और केवल क्या होगा, विद्युतीय गुण होगा। अब देखो चुंबकीय गुण कब उत्पन्न होता है, हमने अभी बताया कि जब हम किसी चीज़ को आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं। अगर किसी चीज़ को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होता है, घर्षण ही होता है ना। दो चीज़ों को जब आप आपस में रगड़ो तो देखो, जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो आवेश क्या होते हैं, गतिमान होने लगते हैं। इसीलिए इसमें एक और गुण आ जाता है जिसे बोलते हैं चुंबकीय गुण। इसीलिए वो आवेशित हो जाता है और किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। पहले बस केवल और केवल विद्युतीय गुण ही होता है उसमें, आवेश में, लेकिन जब आप उनको रगड़ा जाता है आपस में ना, तो उसमें चुंबकीय गुण भी आ जाता है। समझ गए ना, घर्षण करने पर ही उसमें क्या आता है, चुंबकीय गुण। क्योंकि जो मतलब आवेश होते हैं, ये आवेश है ना, वही क्या होते हैं, गतिमान होने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। गतिमान कैसे होंगे, समझ लो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ठीक है, यही दो वस्तुएं हैं। अभी देखो इस वस्तु को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये देखो इधर चले जाएंगे, इस पे चले जाएंगे, तो देखो क्या हुआ, गतिमान हो गए कि नहीं आवेश। अभी तो स्थिर थे, जैसे ही रगड़े आपस में, घर्षण कराया तो इस पे आ गए, तो मतलब गतिमान हो गए। तभी इसमें क्या हो जाता है, मतलब इस पे क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। मेरी बात को समझ गए ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ऐसे ही समझ ही चुके हो। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं हम। एक बात बताओ आप, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इसे बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यमई लिखा है ना ऐसे, तो इसे बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 क्या होता है, गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो आप एक बात बताओ, द्रव्यमान जो होता है वो निगेटिव हो सकता है? द्रव्यमान होता क्या, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है? देखो जब भी किसी भी चीज़ का द्रव्यमान है, केवल और केवल क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है,
द्रव्यमान किसी भी चीज़ का ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन आवेश जो होता है, हम जो पढ़ रहे हैं आवेश, ये देखो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। ये जो आवेश होता है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो देखो आवेश होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक क्या दोनों हो सकता है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश, मतलब कि किस पर धनावेश आ जाता है और किस पर ऋणावेश। तो चलो मैं उसका एक चार्ट लिखा दे रहा हूँ कि किस पर धनावेश होता है, किस पर ऋणावेश। तो बताओ किसको किसको समझ में आया, ठीक है। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश देखो किस पे होता है। जो देखो कैट स्किन होती है ना, यानी कि बिल्ली की खाल जो होती है, बिल्ली की खाल, ठीक है, जब बिल्ली की खाल को ना प्लास्टिक की छड़ जो होता है उससे रगड़ते हैं, प्लास्टिक की छड़ या एबोनोइड से रगड़ते हैं, तो आप एक ही लिख लो प्लास्टिक की छड़, सॉरी, ठीक है, ठीक है। जब प्लास्टिक की छड़, ठीक है, जब बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं ना, तो जो बिल्ली, मतलब जो समझ लो बिल्ली की खाल, अभी तो मैंने बताया ना, बिल्ली की खाल में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्लास्टिक की छड़ में आ जाते हैं, इसलिए इस पे धन आवेश और इस पे ऋण आवेश। समझ गए ना, बिल्ली की खाल पे क्या होता है, धन आवेश, और प्लास्टिक की छड़ या एबोनोइड भी हो सकता है इसकी जगह पे, ठीक है, एबोनोइड भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, ऋण आवेश होते हैं, ठीक है। पहला समझ में आ गया। देखो अब दूसरा हो गया कांच की छड़, ठीक है। जब हम कांच की छड़ को, ठीक है, जब हम कांच की छड़ को जब ना रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, सिल्क क्लोथ से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं ना, तो देखो रेशम पर क्या आ जाता है, ऋणावेश, और कांच की छड़ पर धनावेश। देख लो, समझ लो ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा से रगड़ दिए, तो इसकी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, और इस पर क्या हो जाता है, एक पर धनावेश और इस पर ऋणावेश। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका आप उदाहरण भी लिख सकते हो। तो एक बात बताओ, यदि मान लो कोई वस्तु में द्रव्यमान नहीं है, ठीक है, अगर उसमें द्रव्यमान ही नहीं है तो क्या उसमें आवेश उपस्थित होगा, ठीक है। देख लो, अगर किसी भी वस्तु का, समझ लो यही वस्तु है, समझ लो कोई भी वस्तु है, अगर इसमें समझ लो आवेश नहीं है, मान लो यही समझ लो मेरा हाथ है, अगर इसमें आवेश नहीं है तो जरूरी नहीं कि इसका द्रव्यमान ना हो, मतलब कि आवेश की अनुपस्थिति में द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर समझ लो द्रव्यमान का अस्तित्व नहीं है, अगर समझ लो इसमें कोई द्रव्यमान ही ना हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है अगर इसमें द्रव्यमान ही नहीं है तो इसमें आवेश कहाँ से होगा, जब द्रव्यमान है ही नहीं, इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहाँ से इसमें आवेश होगा। लेकिन अगर आवेश नहीं है, समझ लो मेरा हाथ ही है, इसमें आवेश समझ लो भी आवेशित नहीं है, तो इसका ये मतलब कि नहीं है इसमें द्रव्यमान नहीं है, हाथ में तो इसमें तो द्रव्यमान है ना। तो यही बात है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें द्रव्यमान हो या ना हो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। अब ये बताओ, समझ आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, ठीक है। तो समझ लो एक फैराडे में कितना होता है, ठीक है, 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। एक म्यूसी यानी कि माइक्रो कूलाम, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, एक माइक्रो कूलाम, ठीक है, इसे बोलते हैं ना म्यूसी। एक माइक्रो कूलाम जो होता है, एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। कूलाम को देखो सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। और एक नैनो कूलाम, ठीक है, एनसी से बोलते हैं, ठीक है, 10⁻⁹ -9, ठीक है, कूलाम, ठीक है।
कूलाम को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो समझ में आ गई हो तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श द्वारा आवेशन और भी घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो देखो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसे आप समझ सकते हो ऐसे ही, देख लो मैं बस लिख दे रहा हूँ घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, ठीक है। देखो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि समझ लो दो वस्तु है, देख लो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे जैसे ही आप समझ सकते हो उसे क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। कोई एक उदाहरण दे दो बिल्ली की खाल का और उसका, ठीक है, हो गया। अब देखो एक होता है स्पर्श द्वारा आवेशन। देखो स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होगा, समझ लो ये मार्कर है, मार्कर में समझ लो कि क्या हुआ कि ये आवेशित है। अब कोई अनावेशित चीज़, मतलब समझ लो कि एक आवेशित हो, पहली वस्तु क्या हो आवेशित और जो दूसरी वस्तु हो अनावेशित हो, ठीक है। पहली वस्तु आवेशित हो, दूसरी वस्तु क्या हो अनावेशित हो। समझ लो कि ये आवेशित है, हमारा हाथ अनावेशित है। जैसे ही हम इस पे हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा, इससे चार्जेस हमारे हाथ पर आ जाएंगी, मतलब कि इससे आवेश हमारे हाथ पर आ जाएंगी। समझ लो कि अगर ये पॉजिटिव है तो जैसे इसके संपर्क में आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव ही बना लेगा। इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। और तीसरा होता है, ठीक है, स्पर्श द्वारा आवेशन। एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक वस्तु आवेशित हो, दूसरी वस्तु अनावेशित हो, लेकिन इसको इसके संपर्क में ना लाया जाए। और ये जो आवेश होता है इस पर अगर पॉजिटिव है तो इस पर इसका ठीक उल्टा आवेश होगा, ऋण आवेश। कैसे होगा, समझ लो कि कोई भी, समझ लो आप यहाँ पर मान लो यही पॉजिटिव है, ठीक है। जब दूसरी वस्तु पे अभी कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित है, ये आवेशित है। जब इसको इसके संपर्क में थोड़ा सा इसके पास लाया जाएगा, लेकिन इससे टच ना हो, समझ लो कि इतना पास लाया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो जब इसको संपर्क में ला जाएगा तो ये माइनस वाले चार्ज यहाँ पर आ जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो इसलिए विपरीत आवेश बदल, मतलब ऐसी वस्तु की जो मतलब एक आवेशित और दूसरी अनावेशित वस्तु को, जब आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के समीप आती है तो ठीक उसका विपरीत आवेश जब आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करोगी ताकि वो भी पढ़ लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।